नमस्कार सभी को। मैं कैलाश कुमार आपके अपने जीके स्टडी पॉइंट चैनल पर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आप सभी का एक बार फिर अभिनंदन है। नई सुबह नए दिन के साथ मैं आप लोगों के लिए एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं अपने इस चैनल पर, जहां पर हम लोग सामाजिक विज्ञान के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को स्टडी करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपके लिए सिविक्स या राजनीति विज्ञान का आरंभ करते हुए, इसकी स्टार्टिंग करते हुए अपने इस चैनल पर एक टॉपिक लेकर आया हूँ, भारतीय संविधान। अगर भारतीय संविधान की बात करें या हम सिविक्स की बात करें, हम राजनीति विज्ञान की ही बात करें, राजनीतिक विज्ञान को आरंभ करने से पहले हमें उसके आधार, हमें उसका बेस या हमें उसकी स्टार्टिंग के बारे में स्टडी कर लेनी चाहिए। डेफिनेटली हम उसकी अगर बेस को पढ़ेंगे तभी हम उसके आगे बेसिक चीजों को समझ पाएंगे। और किसी भी देश की राजनीति या उसके सिविक्स या उसके राजनीतिक विज्ञान का आधार होता है उस देश का संविधान, उस देश का कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हम अपने देश की राजनीतिक विज्ञान को स्टार्ट करने से पहले हम अपने देश के संविधान, अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं। जी हाँ, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करने से भी पहले हम लोग अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री को स्टडी कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, हमारे भारतीय संविधान का इतिहास आज हम लोगों का टॉपिक होगा। तो इसकी हम स्टार्टिंग करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। अगर भारतीय संविधान की बात करें, प्रेजेंट टाइम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लिखित संविधान है। इसमें टोटल 465 आर्टिकल्स यानी 465 अनुच्छेद और ये 22 पार्ट्स में डिवाइड है, यानी कि 22 भागों में बटा हुआ है। और इसमें 12 शेड्यूल्स है, यानी कि 12 इसमें अनुसूचियां है। तो ये भारतीय संविधान इतना बड़ा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको सबसे बड़ा लिखित संविधान। तो आइए इसका प्रारंभ करते हैं। जब भारतीय समाज पूरा आंदोलन में उन्मग्न था और उसको बस आजादी चाहिए थी हर कीमत पर, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अब भारत को आजाद करने में फायदा है, इसको फ्रीडम देने में ही हमारी भलाई है, तो उन्होंने एक कमेटी गठित की, माउंटबेटन कमेटी। वो भारत आई, भारत को स्वतंत्रता देने के लिए, भारत को फ्रीडम देने के लिए। माउंटबेटन के भारत आते ही भारत में आजादी की जो मांग थी, जो डिमांड थी फ्रीडम की, वो और ज्यादा बढ़ गई। भारतीय समाज को लगा, इंडियन सोसाइटी को लगा, इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को लगा या कांग्रेस को लगा कि अब भारत को फ्रीडम मिलने वाली है। तो उसी दौरान, उसी समय जो बुद्धिजीवी थे, भारतीय समाज के अग्रणी थे, मैसेंजर्स थे, हरविंगर्स भी हम कह सकते हैं, उन सब ने सोचा कि जब कंट्री कल आजाद होगी, जब देश कल फ्रीडम मिलेगी देश को, तो हम लोगों को देश को चलाने के लिए एक संविधान की भी जरूरत होगी। तो उसी सबको ध्यान में रखते हुए उन सब लीडर्स ने इस डेट में 6 दिसंबर 1946 ये सभी लीडर्स सेंट्रल हॉल, जो प्रेजेंट टाइम का संसद भवन है, सेंट्रल हॉल में इकट्ठा होते हैं और एक मीटिंग करते हैं और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा का गठन करते हैं। देखिए यहाँ पर संविधान सभा गठन हुआ है, डिक्लेयर नहीं हुआ कि कौन प्रेसिडेंट है, कितने मेंबर्स है, कौन कमेटी का कौन प्रेसिडेंट है, ऐसा कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। बस एक असेंबली बनाई गई है, लोग इकट्ठा हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर थोड़ा डिस्कस करने के लिए। फिर एक डेट रखी जाती है 9 दिसंबर 1946। जनरली आप लोग जब स्टडी करते होंगे, आप जैसे जीके की बुक्स पढ़ते होंगे, तो यहां से स्टार्टिंग दी हुई होती है 9 दिसंबर से, बट इसकी स्टार्टिंग होती है 1 दिसंबर 1946 से, जब धीरे धीरे लोग इकट्ठा होना शुरू हुए, लीडर्स इकट्ठा होना शुरू हुए। बट मैंने फिर भी यहाँ 6 दिसंबर जो सबसे पहली इंसिडेंट था, वहां से मैंने आपको बताना शुरू किया है। तो वापस आते हैं 9 दिसंबर 1946 में फर्स्ट मीटिंग होती है, क्योंकि तब तक कोई कमेटी नहीं फॉर्मेशन हुआ किसी कमेटी का, किसी को प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं किया गया, किसी को कमेटी का प्रेसिडेंट नहीं बनाया गया। तो इसलिए फर्स्ट मीटिंग होती है, सबसे पहले जेबी कृपलानी को ड्यूटी दी जाती है कि आप इस असेंबली को, इस मीटिंग को आप संबोधित करेंगे, आप इसको एड्रेस करेंगे। जेबी कृपलानी को ड्यूटी दी गई। साथ ही साथ सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया इस असेंबली का, इस सभा का टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनाया गया, क्योंकि तभी तक प्रेसिडेंट डिक्लेयर नहीं हो पाया था। मीटिंग खत्म होती है, इस मीटिंग में सब कुछ डिक्लेयर किया जाता है। फिर 2 दिन बाद मीटिंग के नेक्स्ट मीटिंग डे रखा था 11 दिसंबर 1946। जी हाँ, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारतीय संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। साथ ही साथ एस.सी. मुखर्जी बिकम फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। साथ ही साथ एस.सी. मुखर्जी भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। फिर 2 दिन बाद का फिर समय रखा जाता है
13 दिसंबर 1946 इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रेजेंट करते हैं असेंबली के सामने, यानी कि भारतीय संविधान सभा के सिद्धांत वो रखते हैं इस असेंबली के सामने, और यही सिद्धांत आगे चलकर प्रस्तावना का रूप लेते हैं जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हो जाता है। जी हाँ, जो आज हमारी प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया, जो भारतीय प्रथम प्रधानमंत्री थे। 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, और ये सिद्धांत आगे चलकर भारतीय संविधान के प्रस्तावना बनती है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स के स्टार्टिंग या लास्ट में प्रस्तावना दी हुई होती है। तो 13 दिसंबर के बाद हम देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग 22 जुलाई 1947, फिर मीटिंग हुआ इस डेट में, और इस मीटिंग में, इस सभा में भारतीय संविधान सभा कमेटी ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया, यानी कि जो नेशनल फ्लैग है उसको अडॉप्ट किया इस डेट में 22 जुलाई 1947। जो राष्ट्रीय ध्वज था उसमें जो आज प्रारूप आप राष्ट्रीय ध्वज का देखते हैं, यानी कि तिरंगा जिसमें केसरिया, सफेद और हरा रंग और बीच में अशोक चक्र नीली तिल्लियों के साथ, सेम वही था 1947 जब ये अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई को, जिसमें केसरिया रंग दिखाता है उन्नति को, हरा सफेद रंग दिखाता है शांति को, और हरा रंग दिखाता है उन्नति को, जिसमें केसरी रंग उन्नति के साथ साथ समृद्धता को भी रिप्रेजेंट करता है। तो भारतीय ध्वज को अडॉप्ट किया गया इस डेट में 22 जुलाई 1947, 22 जुलाई 1947। फिर उसके बाद 15 अगस्त 1947 जिस दिन हमारे देश को आजादी मिली, उस दिन जो सभा हुई, उस सभा में ये देश दो भागों में बट गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान दो नाम आए, और पाकिस्तान को भी दो भागों में दिया गया, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को आज आप लोग बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। जी हाँ, जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। पाकिस्तान दो पार्ट में था, एक आज प्रेजेंट का पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होती है 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 को अगली सभा होती है, और इस सभा में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होती है वो एक ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट करती है, एक ड्राफ्टिंग कमेटी गठित करती है, उसको नियुक्त करती है, उसको ड्यूटी देती है कि आप लोगों को अथक प्रयास करना है, और इसके प्रयास के द्वारा एक बहुत अच्छा संविधान बनकर तैयार होना चाहिए। उसके लिए आपको जो भी सोर्सेज हैं आप उसको लीजिए। उसमें एडवाइस दिया गया कि आप लोग चाहे तो दूसरे देशों की जो अच्छी अच्छी चीजें वो अडॉप्ट कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी देश का संविधान परफेक्ट नहीं था, कहीं ना कहीं कुछ वीकनेस थी, किसी न किसी संविधान में कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो सजेस्ट किया गया ड्राफ्टिंग कमेटी की आप लोग को उन देश के संविधान से सब अच्छी चीजें अडॉप्ट कर लेनी है। तो फिर इस कमेटी में टोटल 7 मेंबर्स रखे गए, जिसमें फर्स्ट थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इनको इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, इसका अध्यक्ष बनाया गया। फिर मुंशी जी थे, नेक्स्ट मोहम्मद सैदुल्ला, A.K. अयंगर, N.G. अयंगर, खेतान और मित्तर, ये कुल 7 इसके कमेटी के मेंबर्स थे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट मीटिंग इंडियन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की नेक्स्ट मीटिंग होती है 26 नवंबर 1946, 26 नवंबर 1946 को अगली मीटिंग होती है, अगली सभा होती है, और इस मीटिंग में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पास करके उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है, उसको अंगीकृत कर लिया जाता है, कि उसको मान लिया जाता है कि अब हमारा ये संविधान है 26 नवंबर 1946 को। फिर उसके बाद नेक्स्ट मीटिंग होती है 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को अगली सभा होती है नेशनल संविधान सभा की, असेंबली की, और ये मीटिंग लास्ट मीटिंग थी भारतीय संविधान सभा की, ये आखिरी मीटिंग थी 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन भारतीय संविधान को साइन किया गया, हस्ताक्षरित किया गया और उसको स्वीकार किया गया। जब उसको स्वीकार किया गया उस समय भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, 22 पार्ट्स थे, यानी कि 395 इसमें आर्टिकल्स थे, जिसको हम लोग आर्टिकल्स को हम लोग बोल देते हैं अनुच्छेद, और 8 इसमें शेड्यूल्स थे, यानी कि 8 इसमें अनुसूचियां थी, और इसके 22 भाग थे। एट प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू 1 जनवरी 2020, 1 जनवरी 2020 के अनुसार भारत में 465 आर्टिकल्स, 465 आर्टिकल्स, 465 अनुच्छेद अभी तक, मतलब अनुच्छेद कितने बढ़ चुके हैं
ये बढ़ चुके हैं। 70 अनुच्छेद 1 जनवरी 2020 तक हमारे प्लस हो चुके हैं, अमेंड हो चुके हैं, अमेंडमेंट हम लोग कर चुके हैं। 8 शेड्यूल की जगह 12 शेड्यूल हो गई है, 12 अनुसूचियां हो गई, यानी 4 अनुसूचियां बढ़ गई हैं और वो 22 पार्ट एज इट इज 22 पार्ट। तो इसको 395 आर्टिकल्स, 8 अनुसूची और 22 भाग के साथ स्वीकार किया गया। फिर उसके बाद लास्ट मीटिंग के बाद 26 जनवरी 1950 जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, सब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो चुका होता है, उस दिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाते हैं, यानी कि इसको लागू कर देते हैं। तो लागू करने से लेकर जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी वहां तक कितना समय लगा, कितने लोगों ने एफर्ट किया, वो सब अगर हम देखें तो 2 years 11 months 18 days यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और लगभग इसमें 64 लाख रुपए खर्च हुए। ये था हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा एक जर्नी, एक पूरा सफर, जो मैंने आपको बहुत ब्रीफली बताया। अगर इसको ओपनली करके बताऊं तो घंटों का हमारा लेक्चर हो सकता है, लेकिन मैंने आपको थोड़ी बेसिक चीजें बताई है जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो डेट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कमिटीज आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो डाटाज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सभी मैंने आप लोगों को बताया। डीपली बताने से तो मानकर चलिए आप लोग ये घंटों का लेक्चर होना था। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने इससे अच्छे से अच्छे ज्ञान इसने आपने अर्जन किया होगा। आशा करता हूँ आप लोग इसी प्रकार मेरा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। आप लोग की सलाह मुझे बहुत स्वीकार है, आप मेरे कमेंट्स में आपकी सजेशंस हैं, आपकी जो सलाहें मुझे दे सकते हैं, मैं अपनी वीडियोज में क्या क्या सुधार कर सकता हूँ। तो इसी आशा के साथ आज फिर मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ अगली वीडियो तक। अगली वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।